हाय गाइस, वेलकम टू द मनी मार्केट विद नितिन। तो आज की वीडियो में हम बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, जैसे कि ग्रॉस एडवांसेस क्या है, उसके बाद बैंक का टोटल डिपॉजिट्स क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, एनपीए क्या है, स्लिपेजेस क्या है, जिसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशो यानी पीसीआर उसके बोलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एडक्वेसी रेशो, देन रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कासा रेशो वो एक इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के लिए। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड क्या है। तो ये पूरा और भी कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट जिससे जो हमको बैंकिंग का स्टॉक एनालिसिस करने में जरूरत पड़ेगी। तो इसका पूरा भी हम डिटेल में एक 2-3 वीडियो का मैं एक सीरीज बनाऊंगा बैंकिंग का, वो पूरा देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ अभी जिस लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है कुछ बड़े बैंक से, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तो वो भी आपको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हमको देखना चाहिए जो कि स्टॉक एनालिसिस करते रहें और रिजल्ट सब अच्छे से एनालिसिस करके एक बेटर सा स्टॉक बैंकिंग का ढूंढ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम लगभग 6 जो कंसेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। जो पहला है हम देखेंगे टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक क्या है, नेक्स्ट ग्रॉस एडवांसेस, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशो एंड कॉस्ट ऑफ फंड। तो ये 6 जो है तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारा ये टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव केप्ट विद द बैंक एट अ गिवन डेट। तो टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला है, ये जो टोटल डिपॉजिट्स में आप देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स है। जैसे कि आप देखेंगे डिमांड डिपॉजिट में हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रहते हैं, टर्म डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि करंट अकाउंट में आप देखेंगे तो लगभग 0% का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट में लगभग 2 to 3 और मैक्सिमम 4% बैंक देती है। और लास्ट है जो अदर डिपॉजिट्स, इसमें हम देखेंगे कुछ स्पेशल स्कीम्स रहता है बैंक का। उसके बाद फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है, ये तीनों ये अदर डिपॉजिट्स में आएगा। तो ये तीनों मिला के यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टर्म डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ये तीनों मिला के हमको टोटल डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो सपोज एक बैंक के पास करंट डिपॉजिट है 2000 करोड़ रुपए के, देन सेविंग डिपॉजिट है बैंक के पास 500 करोड़, देन फिक्स डिपॉजिट है 800 करोड़ एंड रिकरिंग डिपॉजिट है बैंक के 100 करोड़। देन टोटल डिपॉजिट्स होंगे लगभग आपको देखेंगे 200 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 100, तो लगभग 1600 करोड़ के बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है टोटल डिपॉजिट्स हमको पता होना। तो टोटल डिपॉजिट शो द बैंक्स फंडिंग स्ट्रेंथ क्या है, इसमें आपसे फंडिंग बैंक की फंडिंग स्ट्रेंथ पता चलेगी। और नेक्स्ट वन इज सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, तो इसके लिए हमको ये टोटल डिपॉजिट्स बैंक का पता होना जरूरी है। तो सेकंड है हमारा ग्रॉस एडवांसेस। तो ग्रॉस एडवांसेस क्या है, ग्रॉस एडवांसेस मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस अ बैंक हैज गिवन टू इट्स कस्टमर बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स। मतलब बैड लोन्स को भी बिना डिडक्ट किए जितने भी लोन्स प्रोवाइड किए उसको ग्रॉस एडवांसेस कहते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट फॉर एनपीएस और प्रोविजंस। तो इसमें ग्रॉस एडवांसेस में हमारे जो टर्म लोन रहते हैं, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल लोन्स, उसके बाद बिल परचेस एंड डिस्काउंट्स, लोन्स फॉर इंडिविजुअल्स, देन लोन्स फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। तो जो भी लोन्स है वो ग्रॉस एडवांसेस में इंक्लूड रहते हैं। तो सपोज इफ बैंक हैज इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और बैंक के जितने भी टोटल एसेट्स है तो ये ग्रॉस एडवांसेस में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आप और भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज एक बैंक ने अपने होम लोन के थ्रू 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद बिजनेस लोन के लिए 30 करोड़ और पर्सनल लोन 20 करोड़, तो लगभग टोटल बैंक ने 100 करोड़
जो मार्केट में है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन कुछ जितने भी दिए सब तो पैसे वापस नहीं देंगे, कुछ एनपीएस भी होंगे। तो लगभग वो 100 करोड़ में से बैंक के लगभग 5 करोड़ जो है वो एनपी है, लेकिन जो भी जितने भी पीपल से कस्टमर से उन्होंने वापस नहीं दिए। तो बट फॉर ग्रॉस एडवांसेस वी स्टिल काउंट 100 करोड़, नॉट 95 करोड़, यानी कि हम एनपीए पकड़ के ही उसको ग्रॉस एडवांसेस में कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पोर्टेंस की है यूज टू मेजर बैंक्स लेंडिंग स्केल एंड टू हेल्प टू कैलकुलेट ग्रॉस एनपीए। तो इसके लिए बैंक के ग्रॉस एडवांसेस पता होना जरूरी है। तो थर्ड है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई। तो एनआईआई का सिंपल फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इनकम मीन्स मनी अर्न फ्रॉम loans, bonds, interbank lending, etc. And interest expenses means money paid on deposits, borrowing, bond issues, etc. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज बैंक ने कस्टमर को 1 करोड़ रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एवरेज। देन बैंक का जो ईयरली नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रहेगा 10 लाख। 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख बैंक अर्न कर रही है। देन बैंक ने कस्टमर से डिपॉजिट्स भी लिया लगभग 80 लाख का एट द 5% इंटरेस्ट है। तो बैंक को कस्टमर को लगभग 4 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कस्टमर्स को। देन हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रहेगा जो 10 लाख जो अर्न किया है जो कस्टमर को लोन देके माइनस 4 लाख जो भी हम जितने भी बैंक ने कस्टमर से लोन लिए डिपॉजिट लिए उसको 5% में बैंक ने 4 लाख रुपए दिए, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का रहेगा 6 लाख रुपए। नेट फोर्थ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय एवरेज अर्निंग एसेट इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा बैंक का जो भी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि टोटल इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यानी नेट इंटरेस्ट इनकम और डिवाइड बाय जो टोटल बैंक के एवरेज अर्निंग एसेट है उसको डिवाइड बाय इनटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज बैंक ने लगभग 1 करोड़ के लोन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए एट द 10% इंटरेस्ट। तो बैंक को सालाना उसमें 10 लाख रुपए इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा। और बैंक ने बाहर से मार्केट से कस्टमर से 80 लाख रुपीज एट द रेट 5% से लोन उठाए और उसके लिए बैंक को 4 लाख का कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। यानी बैंक का जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू करेंगे तो 6 लाख जो रहेगा तो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगा। तो और लास्ट मतलब और बैंक के जो एवरेज अर्निंग एसेट है वो लगभग है 1 करोड़ रुपीज के। तो यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन करेंगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100 यानी कि 6% ये रहेगा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी कि हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मीन्स द बैंक इज बेटर एट अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल कीपिंग इट्स फंडिंग कॉस्ट लो। फिफ्थ है मेरा कासा रेशो। कासा रेशो मीन्स करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स यानी कि मीन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कम फ्रॉम लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। सपोज इसका एक फॉर्मूला है कासा रेशो का करंट अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स इनटू 100 करेंगे तो कासा रेशो आ जाएगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि सपोज एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 2000 करोड़ के है और इस 2000 करोड़ में से करंट अकाउंट डिपॉजिट से 300 करोड़ एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से 700 करोड़। तो हम 300 प्लस 700 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 करेंगे तो लगभग मेरा 50% कासा रेशो आ जाएगा। यानी कि बैंक जो है
बैंक बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स है वो लगभग 50% डिपॉजिट्स ये बैंक के लो कॉस्ट इनकम सोर्स से के थ्रू आ रहे हैं। यानी कि बैंक जितना मतलब बैंक का जितना भी हायर कसा रेशो रहेगा उतना बैंक का लो कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा और इसका पोटेंशियली हायर प्रॉफिट मार्जिन्स रहेंगे। सिक्स्थ और लास्ट है मेरा कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड मीन्स क्या है कि बैंक ने अलग अलग तरह से बैंक अपने डिपॉजिट्स लेते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट्स के कुछ डिपॉजिट होंगे, करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कुछ बॉन्ड के थ्रू पैसा ले रही है। तो इन सब का के लिए बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे कर रही है। तो इन सब का एक एवरेज निकालेंगे और एवरेज इंटरेस्ट रेट पे कर रही है बैंक, यानी कि वो बैंक का होगा कॉस्ट ऑफ फंड। तो कॉस्ट ऑफ फंड का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज इंटरेस्ट माइनस बेयरिंग लायबिलिटीज इनटू 100 करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बैंक के पास सेविंग अकाउंट के थ्रू 500 करोड़ आ रहे हैं और इसके लिए बैंक 3% इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे करे, यानी कि लगभग 15 करोड़ का कॉस्ट बैंक को लग रहा है। मतलब कस्टमर को ये लगभग 50 करोड़ पे कर रही है। सेकंड है बैंक के पास लगभग फिक्स डिपॉजिट 1000 करोड़ के हैं, वो बैंक 6% इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, यानी लगभग बैंक को 60% कॉस्ट कस्टमर को पे कर रहा है। और कुछ लगभग 500 करोड़ बैंक में बोरोइंग मनी लिए एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट, इसके लिए बैंक 35% की कॉस्ट पे कर रही है। यानी टोटल हमारे जो फॉर्मूले के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो 15 करोड़, यानी कि सेविंग अकाउंट में जितना भी कॉस्ट था ये 15 करोड़, फिक्स में 60 करोड़ था और बोरोइंग में 35 करोड़ था, यानी लगभग 10 करोड़ के बैंक के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। और जो हमारा एवरेज इंटरेस्ट माइनस बेयरिंग लायबिलिटीज क्या रहेगी, जितने भी डिपॉजिट्स बैंक ने अर्न किए, 500 डिपॉजिट्स लिए, 500 प्लस 1000 प्लस 500 यानी 2000 करोड़, यानी कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा बैंक का 110 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 यानी 5.5%। यानी जितना लोअर कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा उतना हायर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, यानी बैंक का जो हायर कसा रहेगा, यानी ये टू रिड्यूस द लो कॉस्ट ऑफ फंड। यानी आपने देखा कि हायर कसा में बैंक को कम इंटरेस्ट में पैसा आ रहा है, यानी कि एवरेज बैंक को कम पैसा पे करना पड़ रहा है, कस्टमर यानी कॉस्ट ऑफ फंड बैंक को कम लग रहा है।